बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान बकार। आज दोबारा नई वीडियो में आप सबसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज़ से मैं इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स होते हैं उनको यूट्यूब पर सर्च करता रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी वीडियो मुझे उन टॉपिक्स पर नहीं मिल रही। चूँकि मेरा सब्जेक्ट भी इंटरनेशनल रिलेशन है, इसलिए मैंने सोचा है जिन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर यूट्यूब पर जो वीडियो हैं अवेलेबल नहीं हैं, वो मैं उन पर वीडियो बनाऊँ ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा हो। ख़ास तौर पर जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो इसमें हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945। चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये 1945 के बाद मर्ज हुआ बना, इसलिए 1945 के बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो हमने उसमें कवर करने हैं। और इसके साथ-साथ हमारा एक सब्जेक्ट है हायर इन इस्लाम। हमने इस्लाम के हवाले से, इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं वो उनको स्टडी करना है। लिहाज़ा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर यूट्यूब पर आपको अच्छी वीडियो या अच्छा मवाद नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आज से उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और देखने वालों का भी फ़ायदा हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर उसका असर इम्पैक्ट जो है किन-किन स्टेट पर हुआ, उन सब का इस वीडियो में तफ़सीली जायज़ा लेंगे और तफ़सील से बयान करेंगे। सबसे पहले अरब स्प्रिंग आप सिंपली देख लें कि ये अरब वर्ल्ड जो है उसका एक राइज़ था टुवर्ड डेमोक्रेसी। अरब के जितने भी ममालिक थे, ये मिडल ईस्ट थे या साउथ अफ्रीकन जो इस्लामिक स्टेट थे, इनमें ये रवायत चली आ रही थी, एक हुक्मरान जब रूलर जब हुकूमत करता था, उसके मरने के बाद या तो उसका बेटा आ जाता था और ये जो इनमें रूल की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, ये अगर आप इन सब को काउंट करें तो मिनिमम जो है ना वो 20 ईयर का तो सबसे कम है। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 40 ईयर्स भी है, 40 प्लस 50 भी है। सो इनमें एक ऐसी रवायत चली थी, जो बंदा आके हुक्मरान बनता है वो फिर रूल करना शुरू कर देता है। वो फिर उसे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए जो काम करना पड़ते हैं वो ज़रूर करता है। जैसा कि सबसे पहले ये जो अरब स्प्रिंग का ये जो आगाज़ हुआ था ना, उर्दू में उस बोलते हैं ट्यूनिस। ये ट्यूनिस एक स्टेट था, वहाँ पर ये हुआ था, एक आम आदमी था, एक गरीब आदमी था, वो अपनी डेली मज़दूरी करता था, बड़ा मेहनती था, वेल एजुकेटेड था। उसके वालिद की डेथ हो गई, फिर सारी घर की ज़िम्मेदारी जो थी उस पर आ गई थी। जब उस पर सारी ज़िम्मेदारी आई तो उसने अपने काम के लिए फ्रूट की जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं डेली वेजेस पर, ये जो डेली बेसिस पर लगाते हैं, तो उसने फ्रूट की रेहड़ी लगाना शुरू कर दी। अच्छा, अब एक दिन ऐसे हुआ कि वो जो फ्रूट की रेहड़ी लगाता था ना, वो उनकी जो म्युनिसिपल कमेटी थी, वहाँ जो टाउन कमेटी या म्युनिसिपल जो भी होगी, उसके सामने वो लगाता था। उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए होता। उसने ऑलरेडी उन सब चीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसकी जो फ़ीस थी, ऑफ़िशियल फ़ीस, उसने वो भी पे कर रखी थी, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। वो वैसे ही अपना रेहड़ी लगाता था, वो इस प्रोसेस में था कि मुझे ये लाइसेंस मिल जाए, मैं प्रॉपर्ली जो है ना अपने काम जारी कर सकूँ। लेकिन एक दिन वो जाता है, वो जाकर ये देखता है कि उसकी जगह जहाँ पे वो जाके रेहड़ी लगाता था ना, उसकी जगह पे कोई और बंदा वहाँ पे मौजूद होता है, वो रेहड़ी लगा रहा होता है। तो वो जाके अपने ऑफ़िसर्स जो उधर उनसे बातचीत करता है, जो ऑफ़िसर्स हैं वो उन्हें बुरा-भला कहते हैं, उनसे रूड बिहेवियर से बात करते हैं, उसे मुख्तलिफ़ तानाज़नी करते हैं। ये एक बहुत ही मैं उसके अल्फ़ाज़ को तो बयान नहीं करता, लेकिन मैं आपको मफ़हूम उनका समझा देता हूँ। तो वो 3-4 लोग जो होते हैं ना, वो उसे बुरा-भला कहते हैं, उसकी फ़ैमिली के बारे में कहते हैं, उसे रिश्वत वग़ैरह उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसे उस तरह तानाज़नी करते हैं। और इस पर डिफरेंट डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये भी है कि एक फ़ीमेल ऑफ़िसर भी होती है, जो फ़ीमेल ऑफ़िसर होती है वो उसे थप्पड़ मारती है। कुछ जगहों पर बयान किया गया है कि उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है। वो उसे बाहर वहाँ धक्के दे के निकाल दिया जाता है कि दफ़ा हो जाओ, तुम चले जाओ, तुम आज के बाद यहाँ पे नहीं आ सकते वगैरह-वगैरह। अब उस बंदे का आप ये देखें, उसके घरेलू हालात इतने ख़राब हैं कि वो अपनी तालीम जो है ना नेक्स्ट जारी नहीं रख सका, ताकि वो अपने फैमिली मेंबर, अपनी सिस्टर्स को, अपनी बहनों को पढ़ा सके। तो वो एक तरह जो सोसाइटी है, सोसाइटी में वर्क करने के लिए आया था,
لیکن سوسائٹی میں ورک کرتے کرتے اسے اتنی فرسٹریشن ہو چکی اس سارے انسیڈنٹ کے بعد، وہ اتنا گھبرا گیا، اسے اتنی پریشانی ہوئی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اسی ٹاؤن ہال کے سامنے دن کو 11:20 یا 11:30 کا ٹائم مختلف جگہ پر لکھا آتا ہے کہ یہ ٹائم تھا، اس نے اپنے آپ پہ اوپر پیٹرول جو ہے نا وہ چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ اب اس سارے تماشے میں بہت سے لوگ، جب وہ چھڑک رہا تھا نا اپنے اوپر پیٹرول، تو بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اچھا، اب اس کا ایک کزن تھا، اس کا نام علی تھا۔ وہ کزن جو ہے اس کے پاس موبائل تھا، وہ اس سے اس کی پکچرز وغیرہ لے لیتا ہے یا تھوڑی سی ویڈیو شارٹ اس کی کٹ کر لیتا ہے، تو وہ خود کو اپنے آپ کو نا آگ جلا لیتا ہے، آگ لگا کر اپنے آپ کو جلا لیتا ہے۔ اچھا، اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دیکھیں یہ ریوولٹ جو تھا اس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں تھی، وہ بالکل وہ رات سویا تھا، صبح اس کی والدہ نے اسے اٹھایا تھا کہ جاؤ اپنے کام یا کاروبار کے لیے جاؤ، لیکن آگے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو اس کے دل میں یا اس کے مائنڈ میں فرسٹریشن تھا، وہ اس سارے معاملات میں جب جمع ہوا تو اس سے یہ سارا کچھ جو نا یہ منظر عام پر آیا۔ اچھا، اب ایک مختلف موویز میں بھی ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ یہ جو عام عوام ہوتی ہے یا عام آدمی ہوتا ہے، یہ ایک سلیپنگ لائن ہوتا ہے، یہ سویا ہوا شیر ہوتا ہے، آپ اسے جب تک جگاتے نہیں ہیں نا آپ اس پر رول کر سکتے ہیں، لیکن جس دن یہ جاگ جاتا ہے اس دن ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو اس جو وہ شخص تھا اسے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اس اقدام کے بعد پوری جو عرب ورلڈ ہے اس میں ایک بھونچال آ جانا ہے، عرب ورلڈ میں ایک ریولیوشن آ جانا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس نے تو اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا، جو ہی اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تو اس کے جو کزن تھے اس نے وہ تصویر بنا لی۔ اب سب سے مین بات یہ تھی کہ جو ان ممالک میں میڈیا تھا، میڈیا انڈر کنٹرول تھا، ان کے جو ہیڈز تھے، رولر کے خلاف نہ تو کوئی آپ بات کر سکتے ہیں، نہ رولر کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اگر آپ بھی کہہ بھی لیں تو وہ جو ہے میڈیا پہ نشر نہیں ہوتا۔ فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر وہاں پر پابندی تھی، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کے خلاف ہو، جو رولر کے خلاف ہو، چاہے رولر غلط اقدام ہی کیوں نہ کریں۔ اب چونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز تھی کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کو آپ کسی بھی ملک میں تب 2010 میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اب تو بہت زیادہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ آ چکی ہے، اب تو آپ کسی صورت بھی کنٹرول نہیں کرتے۔ ایک طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ریولیوشن کو فیس بک ریولیوشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جو کزن تھا اس نے وہ ویڈیو جو تھی وہ تصویر اس وقت جو اس نے کیپچر کی تھی، وہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے وہ وائرل کر دی۔ اچھا، وہ نہ صرف تیونس میں وائرل ہوئی بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا یوزر تھے انہوں نے اس کو دیکھ کے وائرل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، لوگوں نے اس کو وائرل بھی کیا، یہ مختلف ممالک میں پھیل بھی گیا، اس کے باوجود بھی یہ کوئی اتنی بڑی نیوز نہیں بنی کہ اس سے ایک پوری دنیا میں بھونچال مچ جائے، لیکن لوگوں نے اب چونکہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں ایک فرسٹریشن تھا، بہت ساری وجوہات تھیں اس کی، لوگ بھرے پڑے تھے، یہ ایک واقعہ ہونے کی دیر تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو وہاں کی پبلک تھی وہ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ گئی۔ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد لوگوں نے فیصلہ کر لیا، لوگ جو تھے اپنے لیڈرز کے خلاف آنا شروع ہو گئے۔ اب جو وہاں پر لیڈر تھا اس کا نام تھا زین العابدین۔ زین العابدین جو تھا یہ 1987 میں وہاں پر رولر تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 1987 میں اس نے آ کر وہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی اور یہ 2011 میں جا کے ختم ہوئی، تو یہ جو عرصہ ہے یہ 24 سال کا عرصہ بنتا ہے، 24 سال اس بندے نے وہاں پر حکومت کی۔ اچھا، اگر یہ عرب سپرنگ نہ ہوتا، وہ جو بوعزیزی تھا، اگر وہ وہاں پر اپنے آپ کو نہ جلاتا تو شاید عرب دنیا میں یہ نہ چینج ہوتا، شاید اس سے بھی زیادہ وہ حکومت کر سکتا تھا۔ اچھا، اب اس نے اپنے آپ کو جلایا نا تو لوگ جو تھے وہ نکل پڑے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں شروع میں یہ جو بھی لیڈر آتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، جو ہمارے رولر ہوتے ہیں، یہ بہت سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، پولائٹ ہوتے ہیں۔ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ان کا جو سب سے مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ
अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो इंस्टीट्यूशन है उनमें अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने राइट हैंड को भर्ती करवा लेते हैं, उनको उन जमातों के हेड्स लगा लेते हैं। अब इसने भी वैसा ही किया, इसने बिल्कुल वही इक़दाम किया जो पहले से होता चला आ रहा था। अगर ये ऐसा ना करें तो इनकी ये जो हुकूमत है ये कायम नहीं रह सकती। अच्छा, इसने तमाम जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके हेड, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अजीज़ और अक़ारिब लगा लिए और ये खुद एंजॉय करता रहा। जब इनके खिलाफ अवाम मूवमेंट करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो इनके पास जो बेसिक सबसे पहला ऑप्शन होता है ये यूज़ ऑफ फोर्स होता है। ये क्या करते हैं, ये उस वक्त अपने आप को समझते हैं हम ही सब कुछ हैं, अवाम कुछ नहीं है। ये लोगों को दबाने के लिए यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं। जब यूज़ ऑफ फोर्स की जाती है ना, तो उससे कैजुअलिटीज़ होती हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं, वो फिर एक रेवोल्यूशन प्रोसेस बन जाता है। ये लीडर ये समझते हैं कि हम अगर यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे तो अवाम डर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवाम जो है उनमें और पावर आ जाती है, अवाम डरती नहीं है। अवाम इन्हें कहती है आप यूज़ ऑफ फोर्स करके देख लें, हमारी जानें भी हैं इस रेवोल्यूशन के लिए, अब जो है ना वो हम कुर्बान कर देंगे। अच्छा, ये जो अबू अजीज़ी था, इसको 28 दिसंबर को ना 2010 में, ये चूँकि उसको बाद फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ये हॉस्पिटल चला गया। 17 दिसंबर को इसने अपने आप को वहाँ पर आग लगाई थी म्यूनसिपल ऑफिस के सामने। 28 को प्रेसिडेंट साहब इससे मिलने जाते हैं, इसे मुख्तलिफ तरह की यकीन दहानी कराई जाती हैं, जी आपके साथ इंसाफ होगा, एक फेयर ट्रायल होगा, जिस बंदे ने आपके साथ ये किया है वगैरह वगैरह, आपको आपके राइट मिलेंगे। लेकिन 4 जनवरी को क्या होता है, 4 जनवरी को अबू अजीज़ी की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो ट्यूनिस की अवाम है वो फैसला कर लेती है कि अब हमने रेवोल्यूशन हर सूरत में लेके आना है, अब हमने रुकना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यूज़ ऑफ फोर्स के खिलाफ और लोग निकलते हैं। 6 जनवरी को एक ऐसा प्रोसेस आता है, उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, लॉयर्स, इकनॉमिक ग्रोथ के जो हेड्स हैं, या मुख्तलिफ टाउन्स में जो यूनियन काउंसिल वगैरह होती हैं, ताजर हजरात होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी सोसाइटी के हर सेगमेंट्स जो हैं वो मिलकर एहतजाज करते हैं। और ये राउंड अबाउट 80,000 लोग बताए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर चले जाते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि आप रेजिग्नेशन दें, आप इस्तीफ़ा दें, आप यहाँ पे चले जाएं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं जी 2014 में जो इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन में मैं अपने आप को कैंडिडेट नहीं बनाऊंगा, 2014 तक जो है ना मुझे हुकूमत करनी दी जाए, उसके बाद मैं कैंडिडेट नहीं हूँगा, आप जिसे मर्जी इलेक्ट कर लें। लेकिन अवाम में इतना शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, अवाम ये फ़ैसला कर लेती है अब हम आपको मज़ीद सर्वाइव नहीं करने देंगे। सो ये 6 जनवरी के बाद जो है ना वो प्रेसिडेंट जो हैं ज़ैनुल आबिदीन, उस वक्त के जो लीडर थे, वो अपने ओहदे से रेजिग्नेशन देते हैं और यूँ वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है ना वो नाफिज की जाती है और जो स्टेट है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाता है। इस पूरे अरब स्प्रिंग में ट्यूनिस एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इस ये शुरू भी यहीं से हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये इसी यानी स्टेट को हुआ है। बाकी अरब स्प्रिंग की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। अभी बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके किन किन स्टेट पर असरात थे, कौन कौन ऐसे स्टेट थे ट्यूनिस के बाद जहाँ पर रेवोल्यूशन आया, उन सब का जिक्र जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।